बहरहाल साइंटिस्ट कहते हैं कि निएंडरथल और आधुनिक मनुष्यों के बीच हजारों वर्षों तक बहुत कम डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा होगा। आधुनिक मनुष्यों के यूरोप में बसने के कुछ हजार वर्षों के बाद निएंडरथल्स की संख्या विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। निएंडरथल के सभी निशान लगभग 40,000 साल पहले हैरतनाक ढंग से गायब हो गए थे। हाल की खोजों में हमारे करीबी रिश्तेदारों के विलुप्त होने के कई कारण सामने आए हैं। इनमें जेनेटिक कारण सबसे अहम माना जा रहा है। होमो सेपियंस की तुलना में निएंडरथल की प्रजनन सफलता और उनके जीवित रहने की दर बहुत कम पाई गई है। अब तक दुनिया भर में निएंडरथल के हजारों की संख्या के अवशेष मिले हैं, लेकिन इन कंकालों में 30 वर्षों से अधिक उम्र के व्यक्तियों के कंकाल ना के बराबर हैं। इनमें आधे से अधिक बच्चे हैं, यानी निएंडरथल बहुत कम उम्र में मर जाते थे। वक्त के साथ इनकी आबादी कम से कमतर होती गई। विशेषज्ञ कहते हैं कि उनके जीन कमजोर रहे होंगे, इसलिए जीन वेरिएंट का ज्यादा प्रसार नहीं हुआ और उसने उनमें जीनोम नेटवर्क को रोक दिया। जेनेटिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दो मानव प्रजातियों के मेलजोल ने भी उन्हें नुकसान पहुंचाया। दिलचस्प है कि हम आधुनिक मनुष्यों में निएंडरथल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी निएंडरथल mtDNA के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। इससे पता चलता है कि निएंडरथल का सफल मिश्रण निएंडरथल नर और आधुनिक मानव मादाओं के जोड़े में हुआ। एक परिकल्पना ये है कि निएंडरथल mtDNA में हानिकारक म्यूटेशंस थे, जिसके कारण वाहक विलुप्त हो गए। निएंडरथल माताओं की संकर संतानें निएंडरथल समूहों में पली बढ़ी और उनके साथ विलुप्त हो गईं, या फिर मादा निएंडरथल और नर सेपियंस के वंशज इसलिए विलुप्त होते गए क्योंकि वह उपजाऊ संतानें नहीं पैदा कर पाए। यानी यहाँ भी करीब करीब नर घोड़े और मादा गधे के आपसी इंटरकोर्स से नॉन फर्टाइल संतान खच्चर के पैदा होने जैसा कोई जेनेटिक इक्वेशन बन गया। डीएनए में हानिकारक म्यूटेशन का ही नतीजा रहा कि 80% निएंडरथल की मौत 40 साल की आयु से पहले हो गई। 1908 में फ्रांस के ला चैपल ऑक्स सेंट्स में एक पूर्ण नर निएंडरथल कंकाल मिला। इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की पाई गई और ये अब तक मिले निएंडरथल कंकालों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग था। जीनोम अध्ययन के बाद पता चला कि उसकी मौत किसी बीमारी से हुई थी। उसका स्वास्थ्य लंबे वक्त से खराब था। उसके अधिकांश दांत टूट चुके थे। उसके जबड़े की हड्डी में सड़न थी और वो गठिया से पीड़ित था। दांत न होने के कारण इस नौजवान नर कंकाल को दी ओल्ड मैन नाम दिया गया। सदियों पुरानी निएंडरथल संस्कृति ठहर गई थी। उनमें आधुनिक मनुष्यों की तरह प्रतीकात्मक और प्रगतिशील विचारों की गहराई का अभाव था। वे इससे मुकाबला नहीं कर सके। निएंडरथल संस्कृति अपेक्षाकृत स्थिर रही, जबकि समकालीन होमो सेपियंस लगातार एक जटिल संस्कृति विकसित कर रहे थे। 40,000 साल पहले जब होमो सेपियंस यूरोप पहुंचे, तब तक उनके पास एक अत्यधिक विकसित सांस्कृतिक प्रणाली थी। ये इस तथ्य के बावजूद है कि 1 लाख साल पहले आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में दोनों प्रजातियों के बीच अपेक्षाकृत कोई सांस्कृतिक अंतर नहीं है। एक मत का मानना है कि निएंडरथल ने अपने मस्तिष्क का उपयोग आधुनिक मनुष्यों की तरह नहीं किया होगा, क्योंकि उनके मस्तिष्क का आकार अलग था। एक थियरी जलवायु परिवर्तन की है। वैज्ञानिकों ने मध्य यूरोप में 1000 साल लंबे शीतकाल का डॉक्यूमेंटेशन किया है। सबूत बताते हैं कि ये 50,000 साल पहले हुआ था, क्योंकि बर्फ की चादरें बढ़ने के कारण उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग जंगल से टुंड्रा में बदल गया था। ये भी हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन का शिकार यूरोप में रहने वाली सभी मानव प्रजातियों पर पड़ा हो। इन हालातों में इंसानों का रहना ही मुश्किल हो गया हो और सभी आबादी लगभग 30,000 से 28,000 साल पहले खत्म हो गई। अफ्रीका की तरह से आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का नया जत्था यूरोप में आकर बस गया हो। जब निएंडरथल आबादी कहीं और नहीं थी, इसलिए वे विलुप्त या बहुत कम हो गए। एक बार निएंडरथल आबादी में गिरावट आई तो होमो सेपियंस ने उनके इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। बेशक ये सब होने में भी सदियां लगी होंगी और इस तरह होमो सेपियंस का पूरी दुनिया पर एक छत्र राज हो गया। जैसे निएंडरथल और अन्य मानव प्रजातियां विलुप्त हो गईं, क्या वैसे ही एक दिन हम होमो सेपियंस भी इस धरती से विदा हो जाएंगे? इस पर दुनिया भर की आधुनिक खोजें, रिसर्च स्कॉलर और वैज्ञानिक क्या कहते हैं, इसके लिए देखिए हमारा अगला वीडियो, क्या हम मनुष्य भी कभी विलुप्त हो जाएंगे? दुनिया की नवीनतम शोधों पर दिलचस्प कहानियां जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लाउड स्पीकर, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं।